दोस्तों नमस्कार। सत्ता जितनी ताकतवर है उतनी ताकतवर इससे पहले कभी इस देश में कोई राजनीतिक सत्ता थी नहीं। और इसी दौर में विपक्ष जितना कमजोर है, वह जिस तरीके से रेंग रहा है या फिर सत्ता के अनुकूल सौदेबाजी के आश्रय उसके साथ खड़ा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति भी इस देश में कभी नहीं थी। सत्ता के अनुकूल इस देश की नौकरशाही है, समूचा सिस्टम है। जिन एजेंसियों को काम करना चाहिए कि इस देश के लिए वह काम करती हुई दिखाई दे, वह सत्ता के लिए काम करती हुई खुले तौर पर नजर आती है। और इन सब बातों से आंखें मूंद कर मीडिया का एक अपना राग, वह भी सत्ता के अनुकूल है। तो ऐसे में सत्ता को किस बात का डर है, जबकि यह पहले से तय होने लगा है कि 2024 के चुनाव में जीत बहुत छोटी चीज है। जीत कितनी बड़ी होगी, अब उस दिशा में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता काम कर रही है। तो फिर उसे डर किस बात का है? किस बात से वो डरती है? क्या इस देश के नागरिकों के भीतर जो हकीकत है, उस हकीकत से दूर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता अपने लिए सब कुछ कैसे कर रही है, कोई इसे बताने निकल पड़ा है, इसलिए वो घबराती है? जनता के भीतर कहीं वो आवाज ना पहुंचने लगे कि हकीकत में इस देश की स्थिति क्या है और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जो चकाचौंध परोस रही है, सब कुछ तो उसकी मुट्ठी में बंद है? या फिर इस बात को लेकर घबराती है कि कहीं धीरे धीरे जब दिल्ली ये मजबूती के साथ महसूस करने लगे कि उसकी जीत तो पक्की है, अब उसे तय करना है कि जीत 400 पार होगी या नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ वही जनता बहुत धीरे धीरे जागने लगे, समझने लगे, अपनी परिस्थितियों के आश्रय दिल्ली की राजनीतिक आंकड़ों को देखकर वह तौलने लगे और उसी आश्रय वह इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए निकल पड़े। तो क्या घबराहट इसी बात को लेकर है? घबराहट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर क्यों हो चली है? न्याय यात्रा पहली बार, या कहें पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के हक के साथ जब निकली है, तो उसके सामने शुरुआत से ही लगातार रुकावटें क्यों आ रही हैं? न सिर्फ रुकावटें आ रही हैं, बल्कि एक एक करके प्रदेश दर प्रदेश अगर परखना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली की सत्ता ने कहीं खामोशी बरती, कहीं वो सक्रिय हो गई, कहीं उसकी सक्रियता के साथ उसके जवाब भी आने लगे। और इन प्रक्रिया के भीतर विपक्ष के तौर पर जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, खड़ा किया गया, उसको लेकर घबराहट उसके जहन में इस तरह आ गई कि इंडिया तहस नहस हो जाए और उस दिशा में यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले थम जाए, या फिर सिर्फ एक पिकनिक के तौर पर लोग देखने लगे। ऐसी परिस्थिति क्या दिल्ली के जरिए कोई बिसात बिछ रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सवाल मणिपुर में शुरुआत जहां से हुई वहां इजाजत ना मिलने भर का नहीं है। सवाल है मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए और आज तक मणिपुर के भीतर रंजिश है, नफरत है, संघर्ष है, आगजनी है, तमाम परिस्थितियां हैं, लोगों के लिए मुश्किल होती जिंदगी है। और वहां से जब यह यात्रा असम पहुंची तो पहली रुकावट असम के जरिए और वहां की सरकार के जरिए जो खुलकर निकली वह सीधे तौर पर टकराव की परिस्थितियां थी। एफआईआर भी दर्ज हुआ, रूट को भी रोका गया, रूट को बदलने भी दिया गया, मंदिर भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन यहां तक बात समझ में आ सकती थी कि यात्रा के रास्ते रुकावट है। लेकिन बिहार और बंगाल और अब झारखंड में जो हो रहा है वह एक तस्वीर बहुत साफ करने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में उसी सफलता के लीक को खींचती चली गई तो फिर दिल्ली की सत्ता के लिए मुश्किल होगी। तो क्यों नहीं उससे पहले उसे ध्वस्त किया जाए? इंडिया के साथ खड़े कल तक के लोग जो बना रहे थे इंडिया को, वह अब सीधे तौर पर दो दो हाथ करने उतर चुके हैं। अलग अलग तस्वीर हर जगह से निकलकर आ रही है। इन तस्वीरों के आश्रय हमें लगता है अब बिहार से होकर यात्रा जब दोबारा बंगाल में पहुंची तो जरा देखिए सड़क के दोनों किनारों पर किस तरीके से लोगों का हुजूम वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था।
एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इस दिशा में बढ़ा जाएगा कि क्यों घबराहट है दिल्ली की और वो क्यों चाहती है उत्तर प्रदेश से पहले परिस्थितियां यात्रा के प्रतिकूल हो जाए, और क्यों इस दौर में नीतीश, ममता और अब झारखंड के भीतर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो रहा है। लेकिन परत दर परत चलेंगे। पहले तस्वीर देखिए, यात्रा दोबारा से बंगाल पहुंची। ठीक है ठीक है। यात्रा बंगाल पहुंची और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया, राहुल गांधी जिस जाति जनगणना का जिक्र ये कहकर कर रहे हैं कि दरअसल वो चाहते थे और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, तो नीतीश कुमार ने तो 2019-20 से ही इसका प्रयास शुरू कर दिया था और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बिहार में थी तब नहीं कहा, और जब असम से निकलकर यात्रा बिहार पहुंची उसके बाद बिहार में उससे पहले ही राजनीतिक रंग जिस तरीके से बदल दिया गया वह दिल्ली की एक अपनी बिसात है। लेकिन अगला सवाल उसके बाद दोबारा से बंगाल में इस न्याय यात्रा के घुसने का था। और ध्यान दीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया से अलग हुए और दूसरी तरफ जैसे ही बंगाल में दोबारा से यात्रा घुसी वैसे ही वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कह दिया, दरअसल इंडिया अलायंस एक जोक की तरह है, यानी एक चुटकुला है, और कांग्रेस अगर 2 सीट से ज्यादा मांगती है तो वो उसके हक में आता नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में जिन बातों का जिक्र किया ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल कल तक वही ममता बनर्जी, वही नीतीश कुमार क्या सोचते थे ये हर किसी ने देखा समझा, और अब दोनों क्या कर रहे हैं ये हर कोई देख समझ रहा है। तो क्या दिल्ली की बिसात डरी हुई है? उसे यह लगने लगा है कि इस यात्रा की हवा क्यों नहीं झारखंड पहुंचते पहुंचते निकाल दी जाए, इसीलिए झारखंड में हरकत शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले बंगाल के भीतर एक तरफ यात्रा का पहुंचना और दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने सुझाव दिया था कि यहां इंडिया गठबंधन बनना चाहिए, जिन्होंने सुझाव दिया था पहली बैठक पटना में होनी चाहिए क्योंकि यह आंदोलन की जमीन है और यहीं से एक बार दिल्ली के तख्त को पलटा गया था, उन्हीं का सुझाव था। और इन दोनों परिस्थितियों में यह दोनों नेता अलग दिशा में क्यों चल पड़े और ममता बनर्जी ने क्या कहा, इसे सुनिए जरा। আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে, দেবার বেলায় নেই আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে আমরা একাই লড়বো। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না। আমি কংগ্রেসকে বললাম তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, 2টো এমপি সিট মালদা একটা, মালদায় 2টো আমি তোমাদের দিচ্ছি, আমরা জিতিয়ে দেবো। বললো না আমার অনেক চাই। আমি বললাম তোমাকে আমি একটাও দেব না, তুমি তো আগে সিপিএম এর সঙ্গ ছাড়ো, তুমি সিপিএম তোমার নেতা। मुश्किल यह नहीं है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं। मुश्किल यह है कि ममता बनर्जी क्या बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी उन सीटों पर इस बार वह जीत हासिल कर पाएंगी, या उनके लिए यानी बीजेपी के लिए उन सीटों को उसने खाली छोड़ दिया। और शायद यही वो वजह है
कि जहां पर बीजेपी के खिलाफ इंडिया एकजुट होकर 1 to 1 लड़ने की स्थिति में था, वहां पर नीतीश कुमार हो, वहां पर ममता बनर्जी हो, और आने वाले वक्त में कौन कौन होगा और किस तरीके से उभरेगा, इसका इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि सेटिंग के भी कई अलग अलग चेहरे होते हैं। और राजनीतिक तौर पर सवाल यह है कि 2019 में 303 सीट बीजेपी ने जीती थी और पूरी हिंदी पट्टी को उसने हड़प लिया था। राजनीतिक तौर पर इतना कमजोर विपक्ष और इतने कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थे, और शायद इसीलिए इंडिया को खड़ा किया गया। और उसी आसरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत में जो पहली बार थी, उसकी शुरुआत के बाद उस दम, ताकत और देश की जनता का भारत जोड़ो के साथ जुड़ने को लेकर यहां तक हर किसी ने कहा कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था, बेंगलोर में कहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि परिस्थिति पलटने लगी, खास तौर से तब जब दिल्ली की सत्ता सबसे ताकतवर है। ताकतवर की एक मिसाल हमें लगता है आज पहले आपको बतानी चाहिए। यह मिसाल इस मामले को लेकर अद्भुत है क्योंकि अभी तक तो जिक्र होता था कि तमाम संस्थान सरकार के अनुकूल है। इस देश में चुनाव आयोग भी आंख मूंद लेता है, इस देश के भीतर में कानून भी सरकार के अनुकूल काम करता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि सरकार की ताकत, इससे समझ जाइए कि अब इस देश के भीतर में जो भी आंकड़े निकलकर आपके सामने आएंगे, वो आंकड़े जो होंगे वह पीएमओ की नजर से होकर जाएंगे। यानी अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्रीज का कहना हो या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का कुछ कहना हो, एनएससी का कुछ कहना हो या नीति आयोग का कुछ कहना हो, महत्वपूर्ण इनके द्वारा दिए गए हर आंकड़े की जांच पहले पीएमओ करेगा। पीएमओ उन आंकड़ों को रखेगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इस देश के भीतर में सच क्या है, महंगाई के आंकड़े क्या है। सरकार कहेगी महंगाई नहीं है तो हर संस्थान कहेगा महंगाई नहीं है। सरकार कहेगी बेरोजगारी नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा बेरोजगारी है ही नहीं। सरकार कहेगी देखिए जीडीपी कुलाचे मार रहा है तो आप उसके भीतर जाकर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं कि दरअसल कितनी बड़ी तादाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा 2015 के बाद क्यों नहीं आया। आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आप इस देश में कोर सेक्टर के आंकड़े जो सरकार कहेगी मानना होगा, किसानों की आय जो सरकार कहेगी मानना होगा, राष्ट्रीय आय जो सरकार बताएगी वो भी मानना होगा, जो कर्ज में डूबी हुई सरकार है वो कर्ज के आंकड़े बताएगी उसे भी आपको मानना होगा। इस देश में न्यूनतम मजदूरी क्या, यह भी आपको मानना होगा, क्योंकि जिन आंकड़ों के जरिए एनालिसिस होता है इस देश के भीतर में कि सरकारें कैसे काम कर रही है, उसको लेकर अब पीएमओ ने ऐसी व्यवस्था की। और खास तौर से जो डाटा निकल कर आया, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का था, जो एएसआई का पूरा डाटा था, और उसमें जो एक पेपर निकल कर आना NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के जरिए जो जीडीपी के आंकड़ों को लेकर बेस के तौर पर बनाया गया, 2011 का बेस रखा गया, इससे पहले 2003 का बेस रहता था। यानी सारी चीजों को कैसे बदलते चले जाएंगे और सब कुछ सरकार के अनुकूल हर किसी को लगना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी इस दौर में सवाल पूछता नहीं है। तो सब कुछ अनुकूल है, फिर क्यों डर है? असल सवाल यही है, फिर क्यों डर है? और ये डर के अलग अलग हिस्से हैं। इस देश के भीतर में अलग अलग कामकाज से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार नहीं है। सरकार तो अपने प्रचार प्रसार में लगी है। उस प्रचार प्रसार को मीडिया अपने हुनर के जरिए बतलाता है कि देखिए क्या शानदार काम हो रहा है। IMF ने भी 2 सवाल उठाए थे कि भारत की जीडीपी जितनी होगी 2028 में उतना ही भारत पर कर्ज हो जाएगा, और यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकार ने आंख मूंद ली, मीडिया ने आंख मूंद ली, आप समझ नहीं पाए कि कर्ज का मतलब क्या होता है। इसी के समानांतर IMF ने यह भी कहा कि भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा होते चला जा रहा है, 94%, और उसके आंकड़े नहीं आएंगे तो उसके बाद जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं वह तो सिर्फ 6% यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़ों के आधार पर होगा। सरकार ने आंख मूंद ली, मीडिया ने आंख मूंद ली, कोई सवाल नहीं हुआ।
अब सवाल है कि इस देश के भीतर में जब राहुल गांधी यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और हर समुदाय विशेष के साथ अब वो संवाद बनाना चाह रहे हैं, जैसे बिहार में आखिरी दिन जब मौजूद थे तो वह किसानों के बीच गए, किसानों से संवाद उन्होंने बनाना शुरू किया और वहां पर इस बात का जिक्र था कि इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों को कितना कर्ज माफ कर दिया जाता है, कॉरपोरेट को कितना कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान अपने कर्ज और अपनी लागत का रोना रो रहे थे। तो क्या इस देश के भीतर में जो पूरा विपक्ष था वह इसलिए ढहते चला गया क्योंकि वह उस आंकड़ों के इर्द गिर्द जाकर फंस गया जिसे सरकार रख रही थी और अपनी उपलब्धियां बतला रही थी? या राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पाया कि वह सिर्फ चुनावी गणित में उलझते चला जा रहा है और कौन सी सीट पर उसे जीतना है, वहां पर जातिगत समीकरण क्या होते हैं या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अगर होगा तो वोट किसके हक में कैसे जाएगा, इसके आगे बात राजनीति के तौर पर बढ़ नहीं पाई। और इसी दौर में राहुल गांधी ने अपनी दूसरी यात्रा जब शुरू की, जो न्याय के हक की यात्रा थी, उन्होंने इस सवाल को राजनीतिक और वोट मांगने से दूर खड़ा कर दिया कि देखिए स्थिति यह है। क्योंकि ध्यान दीजिए, राहुल गांधी कहीं भी वोट की मांग नहीं करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ हो और सामान्य तौर पर देश के प्रधानमंत्री, इस देश के भीतर में कोई भी कार्यक्रम हो, यहां तक कि आज ही राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसके जरिए भी वोट हम ही को मिलने चाहिए, इस दिशा में अभिभाषण लगातार जा रहा था। यानी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सिर्फ वोट चाहिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें वोट नहीं चाहिए, जो एक प्रोसेस में चीजों को समझाने निकले हैं, क्योंकि वो जानते हैं वोट की राजनीति में फंस गए तो ये ठीक वैसे ही है जैसे नफरत के काउंटर में आप नफरत क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल एक और है, क्या यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश तक आते आते राजनीतिक तौर पर इस देश का माहौल कहीं बदल तो नहीं देगी? यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक गलियारों में यह बेचैनी पैदा किए हुए है। राहुल गांधी जब तक झारखंड पहुंचेंगे, झारखंड की राजनीतिक सत्ता बदल चुकी होगी, वहां के राजनीतिक परिवेश में बीजेपी गूंजने लगेगी, बीजेपी के नेताओं का हड़कंप वहां पर दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं है सत्ता उनके पास चली जाएगी, सवाल है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, इंडिया में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से खड़े हैं। लेकिन एक झटके में अगर नेता दर नेता पलट रहे हैं, नेता दर नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, तो फिर विपक्ष को लेकर जो भूमिका इंडिया की खड़ी हुई थी, अगर ध्यान दीजिए तो दिल्ली की घबराहट तो उसी दिन हो गई थी जब इंडिया की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। क्योंकि याद कीजिए, इंडिया ने बैठक का ऐलान किया और वैसे ही यूपीए ने अपनी बैठक का ऐलान कर दिया। इंडिया शब्द के काउंटर में वो भारत ले आए और यूपीए के काउंटर में एनडीए को और व्यापक करने के लिए, एनडीए की जो बैठक बुलाई गई उसको और व्यापक करने के लिए वो बताने लगे उनके पास तो सिर्फ 27 राजनीतिक दल है, हमारे पास 38 राजनीतिक दल है। घबराहट तो थी, लेकिन एक के बाद एक जब आप परतों को उघाड़िएगा तो हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल आए, 3 राज्यों में जीत जो मिली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसके बाद विपक्ष रुआसा हो गया, वह टूट गया, कांग्रेस टूटने लगी। उसके बाद इस देश के भीतर में जब राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद का जो माहौल बना, उसने और बड़े सवाल खड़े कर दिए कि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। और जो वातावरण बन चुका है इस देश के भीतर, इसमें विपक्ष कहां पर टिकेगा? और इसी के साथ जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि भारत की विकास दर जो है 6.3 नहीं अब 6.7 होगी और दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की विकास दर और उसमें लगातार गरीबी कम किए जाने के आंकड़े जब ये बताने लगे, तो उसके बाद लगने लगा कि विपक्ष तो है ही नहीं और मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने इस देश को विकसित बना दिया है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को जब न्याय यात्रा लोगों से संवाद बनाती है तो मैसेज बड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े असरकारक होते हैं। मसलन भारत की गरीबी और गरीब होते हुए लोगों का जीवन, इन दोनों का संवाद दिल्ली से नहीं है। दिल्ली का संवाद नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी लाइन को लेकर है। उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दायरे में वह शख्स नहीं आएगा जिसके घर अगर उज्ज्वला योजना का एक सिलेंडर भी पहुंच गया तो यह अलग मसला है कि उस सिलेंडर को लेकर वो क्या करेगा। उसे कुर्सी बनाएगा या उसको बेच देगा या उस पर वाकई अनाज बनाएगा तो अनाज कहां से आएगा? अनाज भी सरकार ही दे रही है। यानी पॉवर्टी की परिभाषा इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो नीति आयोग ने बनाई उसने बदल डाली, क्योंकि पीएमओ से एक आंकड़ा चला कि हमको हर हाल में भारत की गरीबी कम हो रही है, कम हो चुकी है, इसको दिखलाना है और इसका परसेंटेज ये रहना चाहिए। नीति आयोग उस काम में लग गया। लेकिन जो गरीब है उससे जब आप संवाद बना रहे हैं और संवाद बनाते बनाते स्थिति निकलती है, वो किसान हो, वो ट्रक ड्राइवर हो, वो मजदूर हो, वो महिलाएं हो, वो बेरोजगार युवाओं की पूरी कतार हो, तमाम जगहों पर जो संवाद बन के निकल आ रहा है वो डराने वाला इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के पीरियड में ये सारी चीजें मायने रखती हैं और लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि उनसे कोई सवाल उनकी अपनी जरूरतों को लेकर पूछने आया या नहीं आया। इसीलिए सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अगर यह यात्रा पहुंचती है और राजनीतिक तौर पर बनारस से लेकर आगरा तक के बीच के सफर में जो जो जिले पड़ते हैं वह गरीबी रेखा से कितने नीचे हैं, वहां के कितने मजदूरों को उत्तर प्रदेश में काम नहीं मिलता है बल्कि वह मजदूरी करने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, इनकी कितनी बड़ी तादाद है। और इन परिस्थितियों में किसानों को जो लागत रहती है वो लागत भी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, यह भी परिस्थिति है। और एक अच्छी बात इस दौर में दिल्ली की सत्ता ने और कर दी कि गरीबी को लेकर और इस देश में जाति को लेकर परिभाषा बदल डाली। तो जाति के तौर पर अगर किसान, मजदूर, महिला, युवा गरीब है तो वह अपनी आर्थिक परिस्थितियों को राजनीतिक तौर पर अब समाधान चाहेगा। और इस यात्रा के जरिए अगर वो संवाद बनने लगा तो फिर दिल्ली के गलियारों में मामला बिगड़ने लगेगा। इसीलिए असम हो या उससे पहले मणिपुर हो, असम के बाद बंगाल हो या फिर बिहार हो और अब फिर बंगाल हो और उसके बाद फिर झारखंड तक, इस यात्रा को लेकर दिल्ली का नजरिया बिल्कुल साफ है कि यह यात्रा दरअसल उस यात्रा की तर्ज पर निकल कर आए जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं, वो राजनीति को समझने और साधने के लिए यात्रा पर निकला है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का हुजूम जो बंगाल में था, जो बंगाल से पहले बिहार में था, उससे पहले असम में था, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में था, इन तमाम जगहों पे जो नजर आ रहा है और अब आने वाले वक्त में जो झारखंड में नजर आएगा, उसने एक हड़कंप तो मचा दी। और सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश तक ये यात्रा पहुंच पाएगी या नहीं पाएगी? ये बड़ा सवाल है। यात्रा का पहुंचना और ना पहुंचना तब यह सवाल होगा, तब तो राजनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा बड़ा कद यात्रा का हो जाएगा अगर उसे दिल्ली की सत्ता रोक देती है। दरअसल दिल्ली की सत्ता यात्रा रोकती नहीं है, वह एक नई परिभाषा गढ़ती है यात्रा को लेकर, जिसकी कोशिश हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में की और जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने बंगाल के भीतर उसी दिन सीटों के ऐलान से लेकर इंडिया अलायंस को एक जोक के तौर पर रखने की कोशिश की। उसी तर्ज पर नीतीश कुमार ने भी इस बात को बताना चाहा कि क्यों वह इंडिया शब्द के खिलाफ तक थे। और यही परिस्थिति आने वाले वक्त में अगले 3-4 दिनों में और बनने वाली है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर इस यात्रा को अगर सफलता के साथ कांग्रेस ले आई और वहां पर उसने सफल बना दिया, जिस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता अभी लगे हुए हैं, तो क्या यह राजनीतिक बदलाव की एक नई बयार होगी? या फिर जिस आश्वस्त तरीके से केंद्र की सत्ता मान चुकी है कि उसकी जीत तो तय है, अब सवाल सिर्फ जीत में बढ़ोतरी का है, यानी कितनी ताकत से वो जीतेगी यही मायने रखता है। तो क्या इस दिशा में यह यात्रा जाएगी? असल सवाल यही है। और उसकी जमीन उत्तर प्रदेश होने वाली है, जिसकी शुरुआत भी बनारस से ही होगी। और बनारस के भीतर से निकलती हुई यात्रा और उससे पहले यात्रा की परिस्थितियों को लेकर दिल्ली की अपनी व्यू रचना है। उस व्यू रचना के भीतर एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है और उत्तर प्रदेश के भीतर उन कांग्रेस के नेताओं का भी है
जिनकी फाइल दिल्ली में पड़ी हुई है। एक एक करके हर फाइल को खुलना है, एक एक करके हर दरवाजे पर पहुंचना है आईटी को, सीबीआई को और ईडी को। उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस से जुड़े जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसा संभाले हुए पॉलिटिक्स है, उनको साधने के लिए कम से कम 77 लोगों के नाम तो हैं। क्या उस पाइपलाइन को काटा जाए, उन्हें रोका जाए? यह एक अपने तरीके की राजनीतिक बिसात है, जिसमें पहली बार प्यादा नहीं बल्कि वजीर वह न्याय हक की यात्रा बन रही है। और दिल्ली की घबराहट यही है कि वो राजनीतिक तौर पर कहीं वजीर बन के खड़े ना हो जाएं। आखिरी सवाल, क्या यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की नजर राहुल गांधी को लेकर इसलिए घबराती है कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर चुनौती दे या ना दे, लेकिन इस देश के लोगों ने अगर अपने आप को दिल्ली की सत्ता की चुनौती के तौर पर खड़ा कर लिया, तब क्या होगा? डर असल में यही है। और यही घबराहट दिल्ली की सत्ता के भीतर है। कहीं इस देश की जनता अपनी जरूरतों और अपनी परिस्थितियों के आश्रय राजनीतिक ताकत तो नहीं बन जाएगी जो सत्ता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।